चलिए फिलहाल रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा है और सत्ता के संग्राम में आज हम आपको अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र लेकर चलेंगे और जानेंगे क्या है यहां के मौजूदा सियासी हालात। मध्य प्रदेश की अशोकनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। दोनों ही दल जीत का फॉर्मूला तैयार करने में लगे हुए हैं। अशोकनगर सीट पर जजपाल सिंह जज्जी की कांग्रेस से बगावत की वजह से यहां उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के चलते चुनाव होने में देरी हो सकती है, लेकिन फिर भी यहां जीत हासिल करने के लिए अभी से शह और मात का खेल शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस के लिए यहां बीजेपी को परास्त करना आसान नहीं होगा। इसकी क्या वजह है और इसी सीट पर अब की बार मुकाबला कैसा रहेगा, अशोकनगर के मौजूदा राजनीतिक हालात क्या है, इस पर चर्चा शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अशोकनगर में उपचुनाव का शोर अब तेज हो चला है और इस सीट पर जजपाल सिंह जज्जी के कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने की वजह से उपचुनाव होने जा रहा है। दल बदलने वाले जज्जी का बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना तकरीबन तय है। वहीं कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशी उतारने के लिए माथापच्ची में जुटी है। अशोकनगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके कांग्रेस को इस सीट पर साल 1985 के बाद सीधे 2018 में कामयाबी मिली। बीते चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी ने बीजेपी के लड्डू राम कोरी को 9,700 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। वहीं इसके पहले 1990 से लेकर 2013 के चुनाव तक कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं जीता। 1990 और 1993 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। वहीं 1998 में बीएसपी के बलबीर सिंह विधायक चुने गए, जबकि इसके बाद 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी को लगातार 3 बार सफलता मिली। 1,90,000 के करीब मतदाताओं वाली अशोकनगर सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यही वजह है कि जातिगत समीकरण का चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतदाता अपने मत का प्रयोग या तो पार्टी या फिर व्यक्ति विशेष को देखकर करते हैं। अशोकनगर में समस्याओं की बात करें तो इनकी भी कमी नहीं है। सड़कों की हालत खराब है। आलम यह है कि यहाँ एक जगह सड़क बनती है तो दूसरी जगह जर्जर हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट भी है। शिक्षा के स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ। जिला अस्पताल में समस्याओं का अंबार है। उद्योगों की कमी होने पर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यातायात की स्थिति भी ठीक नहीं है। रेलवे फाटक होने से लंबा जाम लगता है। अंडरब्रिज की मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अब इन सब के बीच उपचुनाव की जंग कौन जीतता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो अशोकनगर में उपचुनाव की जंग कैसी रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी और अशोकनगर से लाइव जुड़े हैं स्वराज संवाददाता राजेश दुबे, और साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के साथ भी। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करना चाहूंगी कि अशोकनगर का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए हैं जज्जी साहब, उनकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। और पिछले उपचुनाव की बात करें, क्योंकि यह सिंधिया से इन्फ्लुएंस ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ पे पिछले उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। इस बार का समीकरण क्या कह रहा है, क्या कहते हैं वोटर्स? यहाँ पे पहले जो कांग्रेस थी वो सिंधिया कांग्रेस ही थी और सारे लोग सिंधिया के जो थे। सिंधिया जी काफी वजूद वाले नेता थे और इसी के कारण पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके कांग्रेस एक बार विजयी बनी थी। हालांकि इसमें जजपाल सिंह जज्जी का श्रेय है, क्योंकि वो युवाओं के चहेते नेता है। आजकल युवा जितने भी लोग हैं वो सारे जज्जी के साथ रहे थे। इसी के चलते पिछली बार कांग्रेस यहाँ से विजय हुई थी। लेकिन इस बार यदि देखा जाए तो इस बार सारी की सारी कांग्रेस का विलय भाजपा में हो गया है। क्योंकि सारी कांग्रेस का विलय भाजपा में हो गया, तो अब एक नया संगठन कांग्रेस को खड़ा करना पड़ रहा है, जिसके तरह इस समय अगर देखा जाए तो कांग्रेस फिलहाल की स्थिति में थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। जी ठीक है, अभियोत्री जी, कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है
और जिस तरह से बीजेपी ने जब ये पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश में हुआ, बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां तभी से शुरू कर दी और कांग्रेस जागते जागते भी उतनी नहीं जागी है कि उसको प्रत्याशी मिल जाए। देखिए, इतिहास देखें विधानसभा चुनाव का, उपचुनाव का, तो अशोकनगर जो विधानसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस की नज़र से हमेशा से सिंधिया के डोमिनेशन का एरिया रहा है, क्योंकि गुना से लगा हुआ है। तो कांग्रेस जो भी थी अशोकनगर में, वह ज्योतिरादित्य सिंधिया या माधवराव सिंधिया, उनके पिताजी, उनकी वजह से वहां पर खड़ी हुई, ऐसा नजर आती थी। और अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी वजह से उनके जो समर्थक थे जजपाल सिंह जज्जी, उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गए। उसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है उनके इस्तीफे से। तो स्थिति जो है वहां पर इस समय बीजेपी के लायक है और बीजेपी के डोमिनेशन वाली हमेशा से रही है। तो अब जब खुद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में अपना विधानसभा चुनाव नहीं बचा पाए, तो वो स्थितियां अलग रहीं गुना की, लेकिन अशोकनगर में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस, जिसको जो राजेश दुबे जी बता रहे हैं कि वहां कांग्रेस को नए सिरे से अपना संगठन खड़ा करना है अशोकनगर में, और सारा कुछ तय करना है कि कौन प्रत्याशी होगा, ये सारा कुछ तय होने के बाद यह देखा जाएगा कि फिर जज्जी का मुकाबला किसके साथ है और कांग्रेस संगठन की वहां पर स्थिति कैसी है। क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है केके जी। जी हाँ, जब तक कि कांग्रेस ये न तय कर ले कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, और संगठन में जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो है पूरा विलय जो अशोकनगर इकाई का था वो लगभग भारतीय जनता पार्टी में हो गया, तो क्या वहां पर संगठन का बहुत ज्यादा संगठन। चाहूंगी आपको, इस वक्त हमारे साथ उमेश रघुवंशी जिला अध्यक्ष बीजेपी से जुड़ गए हैं। रघुवंशी साहब, बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी रघुवंशी जी, क्या तैयारी? हमारी बूथ स्तर तक तैयारी है, दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, पहले तो जिनसे मुकाबला हुआ करता था अब तो वो ही घर के हो गए हैं, जो दुश्मन थे वो अब दोस्त हो गए, तो क्या लग रहा है कि इस बार वोटों का, जीत का जो अंतर है वो क्या रहने वाला है? क्या है कि वहाँ पे दोनों दल थे, या भारतीय जनता पार्टी थी या कांग्रेस थी। आज दोनों दल एक हैं और अधिकतर सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो हम हर बूथ को जीतेंगे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम 100% बूथ जीतें दोनों विधानसभाओं के। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आप लोगों के? मुद्दे रहेंगे 15 साल का मध्य प्रदेश सरकार का स्वर्णिम काल शिवराज सिंह चौहान का, और 1.5 साल का कमलनाथ जी का जो फेल्यूर था उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वर्णिम काल रहा है, ये 1 साल ये और 5 साल का पुराना कार्यकाल, ये दोनों मुद्दों को लेके जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, 15 महीने पे फोकस बहुत ज्यादा है आपका। आप हमारे साथ बने रहिए रघुवंशी जी। इस वक्त हमारे साथ रमेश इटोरिया कांग्रेस से दावेदार है, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इटोरिया साहब, बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद। इटोरिया जी, संभावित दावेदार हैं, तो क्या मान लिया जाए कि पार्टी आपको उतार रही है, चुनावी मैदान में जा रहे हैं, क्योंकि जज्जी साहब तो मतलब अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, संभावित उनको ही टिकट मिलने वाला है। कभी वो दोस्त हुआ करते थे, अब दुश्मन हो गए हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे? क्योंकि चुनौती बड़ी है। भाई, चुनौती बड़ी है, ये हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये चुनाव जनता वर्सेज जो 22 विधायक टूट के गए उनके बीच होगा। क्योंकि जनता ने इन सब लोगों के लिए 5 साल के लिए वोट दिया था, और 5 साल को ये जनता की भावनाओं पे खरे नहीं उतरे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर इन्होंने पार्टी को तिलांजलि दी है, तो जनता इसका हिसाब करेगी। रहा मुद्दों का सवाल, तो मुद्दे तो बहुत हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बिजली के बिलों की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है। जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार थी, 100 यूनिट 100 रुपए बिजली का बिल आता था, आज उन्हीं लोगों का 2-2, 4-4 हजार रुपए बिल आ रहा है।
तो जो लूट खसोट जारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, निश्चित रूप से जनता उसका हिसाब करेगी और जन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे। जी रघुवंशी जी, लूट खसोट की जा रही है, ये इटोरिया साहब का आरोप है। कोरोना काल में जिस तरह से आपदा को अवसर बना दिया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और बिजली के बिल बेतहाशा आ रहे हैं, तमाम अनियमितताएं गिना रहे हैं और आप अटके हुए हैं 15 महीने पर। लूट खसोट किसके कार्यकाल में हुई है? सचिवालय को जो है किसने जो दलालों का अड्डा बना दिया, ये माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं। विधायकों की कोई सुनवाई नहीं थी, जो बिल्डर जाते थे, बड़े बड़े उद्योगपति जाते थे, उनकी सुनवाई होती थी। संबल योजना बंद किसने की थी? किसानों का कर्जा माफ किसने नहीं किया था? 4,000 रुपये जो बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा था वो किसने किया था? 10 दिन में मुख्यमंत्री कौन बदलने वाला था? ये अधिकारी कर्मचारियों से पूछो। कांग्रेस की 15 साल की सरकार में उनकी वेतन से भी पैसे लेने लगे थे। रेत माफिया सक्रिय हो गए थे। लगातार जो है अराजकता मध्य प्रदेश में इन लोगों ने पैदा कर दी थी और ये हालत थी कि कर्मचारियों से पैसे उगाई होती थी और डायरेक्ट ऊपर तक जाते थे। ये किसी से छिपा नहीं है। आज आप किसी कर्मचारी से पूछ लो, किसी युवा से पूछ लो, किसान से पूछ लो। किसानों का जो है 265 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बोनस देते थे। 1725 समर्थन मूल्य था। शिवराज सिंह चौहान किसानों के 2000 के हिसाब से जो है समर्थन वो गेहूं खरीदते थे। केंद्र सरकार ने 200 रुपए बढ़ा दिए, 1825 की अब 1925 की। 1 रुपये इन्होंने बोनस नहीं दिया। लगातार किसानों को छला, युवाओं को छला, व्यापारियों को छला। इनके शासनकाल में लगातार लूट खसोट हुई। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर निराधार लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काल तो सबने देखा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर 15 साल की गवर्नमेंट में ऐसी स्थिति होती तो हम इनसे अधिक वोट क्यों ले जाते? मध्य प्रदेश में वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा था। मात्र जो है कुछ कम अंतराल से हमारे कुछ विधायक हार गए थे, इसलिए हमारी सरकार चली गई थी। वोट तो हमको ज्यादा मिला था। ठीक है, वोट तो आपको ज्यादा मिला था, लेकिन मैंडेट तो आप लोगों को नहीं मिला था ना। मैंडेट जो मिला था, जनता ने जो मैंडेट दिया था उस हिसाब से तो आप लोगों ने सरकार ही नहीं चलने दी। नहीं, कांग्रेस की सरकार जो है हमने नहीं, इन्होंने गिराई है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सड़कों पर उतरने के लिए हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब किसानों की आवाज उठाई, इन्होंने कहा 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बदलो, तो नहीं बदला। इन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों उसका हमने जो है वादा किया था, उनको अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया, इन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा युवाओं को जो है 4000 रुपए हमने बेरोजगारी भत्ता देने के कहा था, इन्होंने नहीं किया। इस तरह से तो बिजली विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको तो परमानेंट करने को लेकर आपने भी 2018 के मैनिफेस्टो में शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था, उनको भी नहीं किया। कई ऐसे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, कई ऐसे संविदा कर्मी हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा हो रही है। जब इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल सस्ता है तो फिर देश में डीजल जो है वो पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया। ये मैडम अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही तो जो कच्चे तेल की कीमत है वो तो कम है ना, वो तो कम है। लेकिन देश में तो कोरोना काल में क्या स्थिति हो गई थी मध्य प्रदेश की, उस मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ राजस्व बढ़ा होगा। लेकिन जो है आज जो है इतने जो बता रहे हैं इस प्रकार के बिल नहीं बढ़े। माननीय शिवराज सिंह चौहान का ये निर्णय था कि हम 200 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल नहीं लेंगे। उस संबल योजना को इन्होंने बंद क्यों किया? उन्हें तो फिक्स कर दिया था, फिर पैसे बिल बढ़ते ही नहीं। अब सरकार आ गई है, कोरोना निपटा है, निर्णय लेंगे और जनता के हित में निर्णय लेंगे। कोरोना की इतनी चिंता होती रघुवंशी जी तो शायद ये जो बेंगलुरु और फिर गुड़गावा खेला जा रहा था ये पूरा टूरिज्म नहीं होता। इटोरिया साहब, 15 महीने में आप अपने घर को संभाल नहीं पाए, गुटबाजी से आप लोग उबर नहीं पाते। आपका घर खुद शीशे का है और दूसरे के घर में आप पत्थर फेंकने लगते हैं। तो पहले अपना घर संभालिए, फिर दूसरे के घर को तबाह कीजिए। आप अपने ही घर वालों को नहीं संभाल पाए, बांध के ही नहीं रख पाए, इसलिए सरकार चली गई। बात संभालने की है तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सिंधिया जी को यथोचित सम्मान दिया है। उनके 6 से 8 मंत्री बनाए हैं और 6 से 8 मंत्री बनाने के बाद उनकी मर्जी के अनुसार उनको विभाग दिए गए।
और उनको मध्य प्रदेश का स्टार प्रचारक कांग्रेस ने बनाया। 3 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। इसके बाद भी उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री नहीं बनाया ना। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए 22 विधायकों को साथ में लेकर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इन्होंने जनादेश का अपमान किया और मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। और सरकार खरीद फरोख्त से इन्होंने गिराई है। इन्होंने कोई फेयर एंड क्लीन पॉलिसी नहीं अपनाई है। यदि आपने ये कहा था, ये कमलनाथ जी ने नहीं कहा था कि भाई आप सड़क पर उतर जाइए। सड़क पर उतरने की बात सिंधिया जी ने स्वयं कही थी कि मैं सड़क पर उतरूंगा, परंतु देखने में कि ये आया कि वो सड़क पर तो नहीं उतरे, छत पर चढ़ गए। और छत पर चढ़कर अब ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हमारा ये नहीं होता था। आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक महत्व दिया। आपको राज्यसभा से चुन के जाना था, आपको केंद्रीय मंत्री बनना था, और इन 22 विधायकों के सहारे से आप इनके सीट पर पैर रखकर आप ऊपर चढ़ गए। इनको बलि का बकरा बनाया मध्य प्रदेश की जनता ने। लेकिन आप लोगों की भी तो सरकार थी, आप लोगों ने भी तो किसानों का कर्जा उस हिसाब से माफ नहीं किया, आप लोगों ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, नए 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माननीय कमलनाथ जी ने माफ किए हैं। और अगले चरण में 6 जून के बाद अगले चरण में 1.5 लाख तक के होना था, स्टेप बाय स्टेप होना था। 15 साल इनकी सरकार रही है मध्य प्रदेश को। छत्तीसगढ़ सरकार से ही कुछ प्रेरणा ले लेते, भूपेश बघेल से ही कुछ प्रेरणा ले लेते। भाई वहां भी तो अगर देखा जाए तो राजस्व जो सरकारी खजाना है वो खाली था, लेकिन करके दिखाया। आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे? जब गाहे बगाहे जब दिखाया, यहाँ भी करके दिखाया। माननीय कमलनाथ जी ने बहुत कुछ करके दिखाया। मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ हुए। इसके अलावा आपकी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए की, और अब 1000 रुपए करने वाले थे। इसके अलावा बिजली के बिलों में कमी लाए। 100 यूनिट 100, ये संबल योजना की बात कर रहे हैं। जब हमने प्रत्येक व्यक्ति को 100 यूनिट 100 बिजली हमारी सरकार ने की, तो वो ज्यादा बेहतर है कि संबल योजना मात्र एक फिक्स नजरिए से देख के साहब इतने तक माफ करेंगे। जैसे अभी ये कह रहे हैं वर्तमान में कि 400 रुपए तक का जो बिजली का बिल है वो आप आधा जमा करें। ये कौन सा तरीका है? ये तो मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का एक इंतजाम है ना। और इस तरह से ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 6 महीने बाद इनका तख्ता पलटने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता इनको नकार देगी कि 24 सीटों के चुनाव में इनको निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता नकारेगी और इनको आईना दिखाने का काम करेगी कि आपने जनता के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। रहा किसानों का सवाल, तो अभी तौल केंद्रों पर पर्याप्त भ्रष्टाचार हुआ, लोगों को समय पे भुगतान नहीं हो रहा है, और पैसा ले लेके लोगों की ट्रॉलियां तौली जा रही हैं, और जो लोग 4-4 दिन भूखे किसान पड़े हुए हैं ट्रॉली लेकर, उनकी नहीं हुई है। वहां पर्याप्त भ्रष्टाचार हुआ तौल केंद्रों पर। तो भ्रष्टाचार का अड्डा तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहता है। इस तरह की इनकी गतिविधियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। रघुवंशी जी, अनियमितताएं तो आपके यहाँ है, ये आरोप इटोरिया साहब लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार आप लोग करते हैं, और सीधी साधी कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगा देते हैं। मैडम, कांग्रेस जो है जलेबी की तरह सीधी है। इनसे ये पूछो कि माननीय राहुल गांधी जी की बात को हम विश्वास करके जनता ने इनको वोट दिए। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि 10 दिन में अगर हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन के बताते थे मुख्यमंत्री बदल देंगे अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने लाल पीले पत्ता किसानों से भरवाए, उन्हें बेवकूफ बनवाए, लाइनों में लगवाए, लेकिन जो है आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। सिर्फ प्रमाण पत्र लेके बेचारे घूम रहे हैं, ओवर ड्यू हो गए, बैंकों के नोटिस जारी हो गए, और जो है उनको जितना उनका कर्जा था उससे ज्यादा उन पर ब्याज हो गया। दूसरा ये है कि ये जो बात कर रहे हैं गेहूं खरीदी की, मध्य प्रदेश में जो है देश का सबसे अग्रणीय प्रदेश बना है जिसने गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। माननीय नरेंद्र, तो 15 साल में, इन 15 महीने में कांग्रेस थी ना, ये भी तो मानिए फिर। इन पर अगर रिकॉर्ड टूटा है तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रोत्साहित किया, योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं मिला होगा, तभी तो रिकॉर्ड टूट गया। ये भी तो मानिए फिर रघुवंशी जी, अगर स्वागत कर रहे हैं तो इस हिसाब से भी कीजिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर आपको पता है, बीमारू राज्य था, दिग्विजय सिंह की
शासन काल में बिजली नहीं आती थी, डीएल जला जला के परेशान थे। मैं भी एक किसान हूँ, लाखों का हम डीएल जलाते थे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं दी। अभी तो मैं आपको बताऊं, ये ट्रांसफार्मर जो रखते थे पोर्टल से ही गायब है। जो आज ऑनलाइन ट्रांसफार्मर 1 लाख का रखा हो रहा है, वो 5 खंभे शायद जो है। सर, फीडर सेपरेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी जानकारी दूंगी तो आप भी कहेंगे कि फीडर सेपरेशन तो कर दिया गया है। और सुन तो लीजिए, बात ही नहीं कर रहा मैं तो सारी, अब जब आप इतनी बातें करेंगे तो फीडर सेपरेशन को भी लेके आना पड़ेगा ना। फिर कंटेंजेंसी पे जो तमाम लोग जॉब कर रहे हैं उनको रेगुलाइज करने की बात भी की गई थी, वो 15 साल में नहीं हुआ है। कांग्रेस तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई रघुवंशी जी, तो कांग्रेस का जो बचा हुआ कर्जा है, आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, माफ कर देंगे क्या? कर दीजिए माफ। इस विषय में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान बहुत संवेदनशील हैं, हर चीज को गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। ये वादा हमारा किसानों के साथ नहीं था जब 2003 में हमने सरकार मौका बनाई। है, मौका है आपके पास। देखिए मौका बहुत अच्छा है, कर दीजिए कर्जा माफ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ मैडम, मैं सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं हूँ, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे देंगे। पर क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, इस मुद्दे पे भी उनका ध्यान होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो 2001 से 2003 की घोषणा दिग्विजय सिंह ने की थी 5 हॉर्स पावर के बिजली पंपों को माफ करने की, लेकिन 1 पैसा जो है बिजली विभाग को नहीं दिया था। जैसी उमा भारती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने उस घोषणा को पूरा करके 2001 से 2003 के सारे किसानों ये माफ किए। तो 5 हॉर्स पावर के ट्रांसफार्मर के वो उसके पंप की। तो इस तरीके से इस मुद्दे को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, हो सकता है कोई उचित निर्णय लें। ठीक है, बहुत अच्छी चीज आपने 2001 और 3 का जिक्र किया, और इसी 2000 से लेकर 2003 के बीच में मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भी बना था। जब एक राज्य का अलग से निर्माण होता है तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं, सिनेरियो बदल जाता है। जितने पावर सेक्टर हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे, और जितने भी जो नेचुरल रिसोर्स की जो चीजें हैं वो तमाम चीजें छत्तीसगढ़ के खाते में चली गई थी। तो ये तमाम चीजें भी याद रखना चाहिए। अगर हम एक चीज गिनाते हैं तो उन 10 चीजों को नहीं भूलना चाहिए। इटोरिया साहब, कई वादे तो आप लोगों ने कर दिए, लेकिन वो तमाम वादे इतने खोखले साबित हुए कि सबने नकार दिया। 15 साल का अकाल तो पड़ा ही रहा, और अभी भी स्थिति कुछ ऐसी ही लग रही है, क्योंकि प्रत्याशियों गुटबाजी जो है, संभावित प्रत्याशी आप हैं, लेकिन आपके यहाँ से जो गुटबाजी है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। धीरे धीरे सब निकल के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कैसे बचाएंगे अपना किला? देखिए मैडम, ऐसा है, हमारे मित्र ने अभी बताया, जिलाध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के, 15 साल पहले की बीमारी राज्य की बात कर रहे हैं। ये इनसे ये पूछिए कि 15 साल आपने क्या किया, 15 साल में आपकी कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धियां रही, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आपके शासनकाल में हुआ। और आप बात कर रहे हो बिजली की, तो माननीय दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी उस समय 5 हॉर्स पावर तक की किसानों की मोटरों के बिजली के बिल माफ थे, है ना। और आज आप बिजली के दरों में इस तरह से बेहताशा वृद्धि कर रहे हैं, और आप न सिर्फ बिजली के बिलों में बल्कि डीजल में, पेट्रोल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल का दाम है वो न्यूनतम स्तर पर है। उस स्थिति में आप लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम फिर इस पे योजना बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल में मतलब इस पे संवेदनशील हैं कि वो कर्जा माफ करेंगे। भाई इतने दिन मुख्यमंत्री जी को बने हो गए, आपके तो मुख्यमंत्री नहीं अवेलेबल हो पाते थे। शिवराज सिंह चौहान का तो यह है, माननीय मुख्यमंत्री का, कि कम से कम वो लोगों से मिल तो लेते हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो जनता से भी दूर थे, मीडिया से भी दूर थे। अरे आप कम से कम घोषणा भी बहुत कर लेते हैं। आप भ्रष्टाचार का आरोप अगर बीजेपी पे लगा रहे हैं इटोरिया जी, तो कम से कम उन तमाम भ्रष्टाचारियों को पकड़ के 15 महीने में आपने ही जेल में डाल दिया होता, आपकी सरकार ने क्यों नहीं डाला? जी जी, जनता से मिलना और जनता की भावनाओं पर खरा उतरना अलग अलग। ठीक है, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में, बहुत संक्षेप में बता दीजिए। मुद्दे हमारे बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार है, बिजली है, और इसके अलावा जो किसानों का मुद्दा है, किसानों ने इस नोटबंदी इसके दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो नया मुद्दे बताइए ना, ये तो वही पुराने मुद्दे हो गए। 15 महीने का कार्यकाल आपका रहा है, अब किसानों का मुद्दा उठाएंगे तो किसान तो कहेगा कि दूध का जो जला है वो जी। किसानों की जो बात कर रहे हैं, किसान इस दौरान लॉकडाउन में सर्वाधिक परेशान हुआ है,
और अभी सबसे ज्यादा अभी परेशान हुआ जब फसल बिक्री का समय आया, उसको तुलाई केंद्रों पे बहुत परेशान किया गया। 8-8 दिन ट्राली लेके पड़े रहे और भ्रष्टाचार के चलते जो कल लेकर आया वो पैसे देकर उसको तुलाई करा के चला गया। तो फिर तुलाई होने के बाद उनका पेमेंट समय पर नहीं हुआ। पेमेंट 8-8 दिन 15-15 दिन लेट हो रहा है। किसान की आवश्यकता है, उनके शादी ब्याह है, उनके और पर्सनल जरूरतें हैं। कल पानी बरसेगा, बुआई का समय भी आ रहा है, बीज भी चाहिए, उनको खाद भी चाहिए। इन सारी समस्याओं को अनदेखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इटोरिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। रघुवंशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। के अग्निहोत्री जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी। जी, अशोकनगर में जो समस्याएं हैं, जो आप मुद्दे पूछ रही थी इटोरिया जी से, तो जो वहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हैं, सड़क खराब है, पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, अस्पतालों के हाल बेहाल हैं, पेयजल और बेरोजगारी जो उद्योगों की वजह से, ये सारी जो समस्याएं, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के यदि कांग्रेस सामने आएगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी टक्कर वहां पर दी जा सकती है। लेकिन चूंकि वो सिंधिया के डोमिनेशन वाला क्षेत्र है, भाजपा के डोमिनेशन वाला क्षेत्र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जज्जी को मेरे को लगता है बहुत ज्यादा समस्या वहां पर नहीं होने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस किस कैंडिडेट को वहां मैदान में उतारता है, पूरा दारोमदार उसी पर निर्भर है। राजेश दुबे जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगे। कहना है या फील्ड में उतरना है तो निश्चित ही जैसा सर ने बताया उस तरीके से बिजली है, पानी की समस्या है, हॉस्पिटल की है। जैसे यहाँ हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर है लेकिन उसमें डॉक्टर्स नहीं है, उसमें मशीनें नहीं है। और लोकल के मुद्दे पे अगर कांग्रेस चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी तो टक्कर दे पाएगी। अन्यथा जसपाल सिंह जज्जी का फिलहाल का जितना बड़ा हो गया है तो उनको छोटा करने में कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिक्कत तो निश्चित आने वाली है। तो कुल मिला के यह है कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उन पर ही कांग्रेस को चुनाव लड़ना होगा और जल्द से जल्द मतलब इसको चुनौती मानकर ही मैदान में उतरना होगा, नहीं तो वही स्थिति जो हर बार देखने को मिली थी। बहुत शुक्रिया अग्निहोत्री जी चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, जौरा और आगर, और जिन पर पार्टी को उम्मीदवार तय करने हैं, जबकि बाकी 22 सीटों पर उम्मीदवार तैयार खड़े हुए हैं। इधर कांग्रेस के लिए 24 जिताऊ उम्मीदवार तय करना एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं आज हमने जिस अशोकनगर सीट की बात की है वहां कांग्रेस का बीजेपी को मात देना आसान नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ होने के बाद भी बीजेपी ने इस सीट पर 2003, 2008 और 2013 का चुनाव जीता है। हालांकि पिछली बार ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, लेकिन अब जब सिंधिया भी कमल ध्वज थाम चुके हैं तो अशोकनगर में बीजेपी की राह कांग्रेस के मुकाबले आसान नजर आ रही है। कांग्रेस के सामने यहां सबसे बड़ी चुनौती तो एक बेहतर और जिताऊ चेहरा चुनने की है। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी इस सीट पर जिस फॉर्मूले से काम कर रही है, देखना होगा उसमें कामयाबी किसे मिलती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।